नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपके इस वीडियो में 1, 2, 4, 6 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में 1, 2, 4, 6 नंबर वाले प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें हम पहला नंबर जो प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प लिखे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और ये जो 156 है इसमें उतार लेंगे। ठीक, इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है 6 है, ये सम है, तो क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए अगर हम 2 से पहले इस 15 को काटेंगे तो 7 बाद में जाएगा, क्योंकि ये जो 15 इसमें 14 कट जाएगा, एक बचेगा, एक उसके बगल में जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ी में अब हम इस 16 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आया है यानी कि 78। ठीक है, अब देखिए जो 78 आया है, लास्ट में जो संख्या 8 है सम संख्या है, फिर से इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, एक जाएगा 2 9 18। फिर इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया 39। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो संख्या है 9 है, यह विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से कटेगा यानी कि 3 से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 3 का 9। और देखिए इस प्रकार से रेखा को बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 13 आया है, 13 जो है 13 के पहाड़े में कटता है, इसको 13 से काट देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 1 कम 13। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 156 को काटे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर, और जिससे जिससे कटा है उसको यहाँ पे उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 2 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 एक बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 13 एक बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 13, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर गुणे 3 एक बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर गुणे 13 एक बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखेंगे इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो बी नंबर है यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो दूसरा प्रश्न है इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है x - y = 4 का हल है। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब चलिए पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद देखेंगे इस चारों विकल्प में कौन सा सही है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसको उतारेंगे तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - y बराबर, यहाँ हो जाएगा 4। इसको यहाँ पे उतार करके इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण जो 2 आया है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे x और यहाँ पे y और यहाँ पे y मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा प्लस माइनस में है। देखिए यहाँ पे y जो है प्लस माइनस में है
तो क्या करेंगे, यानी कि ये प्लस में y है और ये y जो है माइनस में है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले दोनों को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो y से y कट जाएगा, एक x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर बराबर 10 में जोड़ेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा 14। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इस 14 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 14/2, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, 2 1 कम 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 7 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x बराबर 7 है इसका जो मान है समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद y का मान निकल जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है इसमें हम लोग x बराबर 7 रखते हैं। चलिए आप लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये है, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस वाई फिर बराबर हो जाएगा 10, ठीक। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10 माइनस यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये देखिए यहाँ पे y का मान यानी कि 3 आ गया है और x का मान 7 आ गया है। अब इसमें मिलाएंगे, अब देखिए यहाँ पे x का मान जो है यानी कि 7 है, तो देखिए यहाँ पे x का मान 7 है, y का मान 3 है, तो यहाँ पे y का मान 3 है, यानी कि विकल्प जो है C सही है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इन दोनों को मिटा करके इसके बाद यहाँ पे फिर से 1 और 2 क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान है, ठीक है। यानी कि जो 4 विकल्प दिया हुआ है इन चारों विकल्प में से बताना है कि c का मान कौन सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ax² यहाँ हो जाएगा प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा 0, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर a आ जाएगा, b बराबर b आ जाएगा, c बराबर c आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है के मूल समान हो तो, यानी कि जब मूल समान होता है तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए जो है ना ये वाला यानी कि 4ac इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस है प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4ac फिर बराबर यहाँ हो जाएगा b²। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे c को रोकेंगे क्योंकि हमें c का मान ज्ञात करना है, तो c को रोकेंगे और 4a को क्या करेंगे इसके नीचे यानी कि b² में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा c बराबर b² बटे में आ जाएगा 4 यानी कि a आ जाएगा, ठीक है।
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि b² बटे में 4a आ गया c का मान। ठीक, अब देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो c का मान आया है यहाँ पे b² बटे में 4a आया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डी नंबर ऑप्शन है यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से कोई भी प्रश्न दिया रहेगा द्विघात समीकरण में, अगर कहेगा मूल समान है तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि संख्याओं, यहाँ पे लिखा है 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है और देखिए उसके बाद क्या करना है, इस ऑप्शन में देखना है कि x का मान कौन सा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 8 x और यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 14 और देखिए यहाँ पे लिखा है का माध्य x यानी कि माध्य बराबर यहाँ पे दिया हुआ है x, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि माध्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ इन सभी संख्या का योग होता है यानी कि जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x + 11 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14। अब जितना संख्या होता है ना यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 5 से यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे माध्य बराबर दिया है x, तो यहाँ पे माध्य के स्थान पे रखेंगे यानी कि x, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 और 7 15 हो जाएगा और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 4, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 40 ऊपर हो जाएगा और ये प्लस में x है तो x लिखेंगे, फिर बटने में हो जाएगा यानी कि 5। अब इसके नीचे का लगा देंगे, एक लगाने के बाद क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 1 से गुणा करेंगे इन दोनों में यानी कि 40 + x में, तो यहाँ हो जाएगा 40 + x। अब इसके बाद x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x, ये प्लस है तो फेंकेंगे इधर तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में x बराबर 40। अब इसके बाद 5 से यानी कि 5x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 40। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5x में से 1x घटाएंगे 4x बचेगा और यहाँ पे 40 है। अब क्या करेंगे, इस 40 में इस 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 40/4। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो x का मान आया है 10 आया है, यानी कि देखिए इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है 10 है, यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा और चौथा को मिटा करके यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इन दोनों को मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि ये जो द्विघात समीकरण इसका पहले हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में संख्या 10 है और इसके पहले जो है माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 को ऐसा कोई 2 गुणा में तोड़ेंगे कि उन दोनों को गुणा करने पर 10 आ जाए और उसी 2 संख्या को घटा देने पर 3 आ जाए। अगर आप लोग ध्यान से यानी कि दिमाग में सोचेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 5 से गुणा कर देंगे 2 में तो 10 आ जाएगा और देखिए अगर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा करने पर 10 आ गया है और उसी 2 संख्या को घटा देने पर
3 आ गया है। अब देखिए इसके बाद जहाँ पे 3 रहेगा उसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा माइनस 3 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 5 - 2 कोष्टक बंद, एक्स को बाहर लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा -10 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इसका उतारेंगे और माइनस से क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे और एक्स से भी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा -10 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में तो देखिए इसमें दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 5 एक कोष्टक में हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ पे दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या है कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे पहले। और देखिए यहाँ पे इस दूसरे खंड में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे जाएगा -2 के पहाड़े में 10 कितने बार में था, 5 बार में तो यहाँ हो जाएगा 5 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इसको और इसको यानी कि ये जो x है और x + 2 जो है इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 एक कोष्टक में। और देखिए यहाँ पे ये दोनों कोष्टक में संख्या जो है सेम है तो समझ लीजिए गुणनखंड सही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 5 कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को एक बार इसके साथ लेंगे और 0 को एक बार इसके साथ लेंगे। चलिए पहले इसके साथ 0 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0। अब एक बार इसके साथ 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है प्लस में इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस से माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस में 2। और देखिए यहाँ पे ये माइनस में 5 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान जो आया है -2 आया है और एक x का जो मान आया है 5 आया है। अब देखेंगे इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे देखिए x का मान -2 है, यहाँ पे -2 है और देखिए यहाँ पे x का मान 5 है प्लस में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी का यानी कि हम 5 प्रश्न आपको एक नंबर का बता दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 2 नंबर का प्रश्न बताते हैं। देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कॉस कोष्टक में a - b बराबर कर्णिक 3/2 और साइन कोष्टक में x + b बराबर यहाँ हो जाएगा कर्णिक 3 यानी कि 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री यानी कि 0 डिग्री, यहाँ पे ग्रेटर देन x प्लस यहाँ पे यानी कि a + b, यहाँ पे ग्रेटर देन बराबर यानी कि a + b का मान जो है 90 डिग्री के बराबर है, चाहे 90 डिग्री से बड़ा है। और यहाँ पे लिखा और a ग्रेटर देन b तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने से पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस कोष्टक हो जाएगा a - b बराबर यहाँ हो जाएगा कर्णिक 3/2। ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको पहले उतार लिए हैं। अब चलिए इसको उतारते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे साइन यहाँ पे कोष्टक में a + b बराबर यहाँ हो जाएगा कर्णिक में 3/2 हो जाएगा। ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस कोष्टक हो जाएगा a - b फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे जो लिखा है कर्णिक 3/2 यानी कि कास यहाँ पे ये जो होता है 30 का मान होता है तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 का मान होता है कर्णिक 3/2। ये आपका हो गया पहला। अब यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको भी यानी कि ये जो है कर्णिक 3/2 इसको भी हम लोग साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन कोष्टक में a + b फिर बराबर यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए जो यानी कि कर्णिक 3/2 जो मान है साइन 60 का मान है तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री।
साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन कोष्टक में a प्लस बी, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये साइन कट गया है ना, तो यहाँ पे कोष्टक हट जाएगा, यानी कि ये आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है, और हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ b माइनस में है और यहाँ b प्लस में है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो b जो है कट जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक ये वाला है, इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और ये समीकरण 2 इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये b से भी कट जाएगा, a के हो जाएगा 2, फिर बराबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 60 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे। चलिए इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे इधर कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री बटे हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से भाग कर रहे हैं 90 में, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान आया है 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो a का मान है चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद b का मान निकाल लेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण एक ये है, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, a के स्थान पर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, फिर प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, 45 को उधर फेंक देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा b बराबर 60 माइनस यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b बराबर, यानी कि 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री। ठीक है, देखिए आपका यानी कि यहाँ पे देखिए a का मान और b का मान आ गया है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां और 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 7वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो प्रश्न है 5 प्लस करनी में 3 एक, इसको हम लोग परिमेय संख्या मान करके हल करेंगे। चलिए पहले इसको हम लोग मानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना 5 प्लस करनी में 3 एक परिमेय, देखिए यहाँ लिख रहे हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं यानी कि माना 5 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसके उल्टा यहाँ पे माने हुए हैं। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस करनी में 3 बराबर यहाँ हो जाएगा a बटा b, और देखिए जो a बटा b है यह एक सहअभाज्य संख्या है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए हैं जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b को भाग करेगा
और b जो है a को भाग करेगा, a और b को कोई और संख्या भाग नहीं करेगा, यह आपस में ही भाग होंगे। a जो है b को भाग करेगा, b जो है a को भाग करेगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा करनी में 3 बराबर a बटे हो जाएगा b, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ पे 5 के नीचे 1 लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा करनी 3 बराबर 1 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस b से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5b। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि b। ठीक है, अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे हिंदी में समीकरण 1 का मतलब लिखना है, उसको लिख देंगे, फिर उसको समझाएंगे कि यह कैसे सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए हैं, अब चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 से हमें यह पता चलता है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 से हमें यह पता चल रहा है कि जो करनी में 3 है यह एक अपरिमेय संख्या है, तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए इसके आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इसका मतलब यह हुआ कि a-5b बटे में b भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये जो करनी में 3 है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो बराबर ये वाला है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं मगर हम जानते हैं कि a-5b बटे में b जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि इधर का जो है ना ये वाला, हम लोग जानते हैं यह एक परिमेय संख्या है, वही लिखे हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इससे यह पता चलता है कि हमने जो माना था वह गलत है, यानी कि हमने यह जो माना था a और b जो सअभाज्य संख्या है और 5 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि ये सिद्ध हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस 8वें नंबर प्रश्न को पढ़ करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। और देखिए जो दोस्तों लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग इसको यानी कि लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना अंश जो है यानी कि x है और यहाँ पे हर जो है यानी कि y है। ठीक है, यानी कि अंश को हम लोग x मान लिए हैं और हर को y मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए अंश जो है x है और देखिए हर जो है y है, इसका भिन्न बनेगा तो यहाँ लिखेंगे भिन्न। देखिए यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि x/y। ठीक है, यानी कि इसका भिन्न ये बन रहा है x/y। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे अंश ऊपर वाला इसमें 1 घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए अंश में 1 घटाएंगे, ये जो हर है इसको वैसे लिख लेंगे और बराबर यहाँ पे जो है 1/3 हो जाती है तो यहाँ लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे इन दोनों में तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर बराबर y से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए y को इधर फेंकेंगे और 3 को उधर फेंकेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे
3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो हर नीचे वाला y है इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो उसका जो भिन्न है 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दूसरे प्रश्न के अनुसार देखिए यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो x है इसको वैसे लिखेंगे, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पे हर में क्या करना, हमें 8 जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 फिर बराबर, देखिए यहाँ पे इसका जो भिन्न बन रहा है 1/4 बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, x से गुणा करेंगे इन दोनों में तो यहाँ हो जाएगा बराबर यानी कि y प्लस 8 हो जाएगा। अब इसके बाद y को इधर फेंक देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस y फिर बराबर हो जाएगा 8। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 आ गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में माइनस में y है और यहाँ पे समीकरण 2 में माइनस में y है, यानी कि y जो है मिल रहा है, दोनों का चिन्ह सेम है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, और ये जो समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, वाई से वाई कट जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में यानी कि x, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा माइनस में 5, माइनस माइनस काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर जो है यानी कि 5 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x का मान है चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। अब चलिए इधर कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ये है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए x के स्थान पे यहाँ पे कितना रखना है, 5, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 5, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे y बराबर यहाँ हो जाएगा 3, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई, यहाँ हो जाएगा 15, फिर माइनस y फिर बराबर हो जाएगा 3। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे 15 को तो यहाँ बचेगा माइनस y बराबर 3, माइनस में 15 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस y बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि 15 में 3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 12, माइनस कट जाएगा तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बराबर जो आ गया है यानी कि 12 आ गया है। अब हमें क्या करना है, यानी कि देखिए यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे भिन्न, देखिए यहाँ लिख रहे हैं भिन्न बराबर यहाँ हो जाएगा x बटा y। अब देखिए x का मान 5 आया है तो यहाँ हो जाएगा 5, और देखिए y का मान यहाँ पे 12 आया है तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, यानी कि इसका जो भिन्न होगा 5/12 होगा, यही इसका आंसर है। अब चलिए 7वां और 8वां को मिटा करके यहाँ पे 9वां और 10वां लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इन दोनों को मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। और देखिए ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए।
बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली धन सम संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली धन सम संख्या, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी धन सम संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी। देखिए लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ लिखे हैं दूसरी धन सम संख्या, यहाँ हो जाएगा यानी कि x+2 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि पहली धन सम संख्या जो होता है x होता है, और दूसरी जो यानी कि धन सम संख्या होता है x+2। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि उनके वर्गों का योग, यानी कि संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। यानी कि जो पहली संख्या है इसका वर्ग और जो दूसरी संख्या है इसका वर्ग, और दोनों का यानी कि योग, यानी योग मतलब होता है जोड़ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार, यानी कि पहली संख्या का वर्ग तो यहाँ हो जाएगा x का यानी कि पूरे का होल स्क्वायर, प्लस यानी कि दूसरे संख्या का वर्ग और दोनों का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ हो जाएगा x+2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा यानी कि दिया हुआ है 340। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस, और देखिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है a+b का यहाँ पे होता है होल स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ होता है a² + b² + 2ab होता है। तो यानी कि ये जो x है ये आपका a है और ये जो 2 है ये आपका b है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस सूत्र के आधार पे इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस यहाँ हो जाएगा b², फिर प्लस हो जाएगा 2a, एक जगह पे x है तो x, फिर गुणे b की जगह 2 है, 2 फिर बराबर हो जाएगा 340। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x², फिर प्लस यहाँ हो जाएगा x², फिर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा सॉरी बराबर यहाँ पे ना, तो यहाँ हो जाएगा बराबर यानी कि 340। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद एक x जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² और 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस से माइनस में आ जाएगा, और इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर यहाँ हो जाएगा 340, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x², फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4x। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 340 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 36। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे x², 2 पहाड़ में 4 2 बार में आता है तो यहाँ हो जाएगा 2x कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 300 यानी कि 36 हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे 336 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2x, फिर बराबर 336, फिर बटे में आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे x², फिर यहाँ पे जाएगा 2x, फिर बराबर इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे जाएगा यानी कि 2 6 के 12, यहाँ पे जाएगा 2 8 16 यानी कि 168 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x² प्लस 2x, फिर माइनस 168, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा इतना। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या 100 यानी कि 68 है, तो गुणा करने पर 168 घटाने पर 2 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 14 से और 12 में गुणा कर देंगे तो 168 आ जाएगा, और देखिए अगर हम 14 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप हो जाएगा यानी कि x² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा कोष्टक 2 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस यहाँ हो जाएगा 12, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा x माइनस 168, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे
एक्स स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए एक्स पारी पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 14x और यहाँ हो जाएगा यानी कि 12x माइनस में, और यहाँ हो जाएगा -168 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए ये पहला खंड है, ये आपका दूसरा खंड है। आप देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में तो इसमें जो है x कॉमन आता है, x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ जब कोष्टक यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। आप देखिए जो दूसरा खंड है इसमें देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो 12 है ये कॉमन आ रहा है, और 12 पहाड़ 14 बार में यानी कि 168 आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 14 फिर कोष्टक में फिर हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -12 एक कोष्टक में, और ये 2 है तो इन दोनों में से एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 एक कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार ये जो 0 है इसके साथ लिखेंगे और एक बार यही 0 जो है इसके साथ लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा x -12 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12। इसको इधर पक्षांतर करेंगे 14 को, ये प्लस में माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में 14। ठीक है। अब देखिए जो माइनस में 14 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये जो यानी कि x बराबर 12 है प्लस में इससे हमें मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जो है पहली धन सम संख्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली यानी कि आप हो जाएगा धन सम संख्या। ठीक है। देखिए आप हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है। यानी कि पहली धन सम संख्या जो आ रहा है x बराबर 12 आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना हमें, यानी कि दूसरी यानी कि धन सम संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या, यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि x प्लस 2 फिर बराबर लगा देंगे, x का मान 12 है तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है। यानी कि पहली धन सम संख्या 12 हो जाएगा और दूसरी धन सम संख्या 14 हो जाएगा। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 6 नंबर के पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से। देखिए यहाँ पे ये एक 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भवन के शिखर से। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला ये शिखर होता है और ये जो नीचे वाला होता है ये पाद बिंदु होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है भवन के शिखर से यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। फिर यहाँ पे लिखा है किसी मीनार के शिखर। देखिए यहाँ पे एक मीनार बना रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक मीनार बना दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनार के शिखर। देखिए जो ऊपर वाला ये शिखर है मीनार का और ये पाद बिंदु है। देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि शिखर और पाद के अवनमन, यानी कि यहाँ पे भवन का ये जो शिखर बिंदु है, इस मीनार का शिखर बिंदु जो है यहाँ पे इसका जो कोण बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है और पाद के अवनमन, यानी कि यहाँ पे देखिए भवन का ये जो शिखर है और ये मीनार का जो अवनमन कोण है, यहाँ पे पाद बिंदु यहाँ पे ये बना रहा है, यानी कि यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा सी, और यहाँ हो जाएगा डी, और यहाँ हो जाएगा ई। और देखिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा,
और इसका हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम लोग यानी कि h मान लेंगे। और देखिए ये जो h है इसमें हम क्या करेंगे, इस 60 में से इस h को घटा देंगे, यानी कि जो पूरा e और d का मान है 60 माइनस h है। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से पढ़ करके इस चित्र को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन। देखिए यहाँ पे ये भवन है, ये 60 मीटर ऊंचा है और यहाँ पे लिखा हुआ के शिखर से। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो है शिखर है, फिर कह रहा है किसी मीनार के, यानी कि ये जो है मीनार है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग शिखर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम लोग यानी कि पाद बिंदु बोलते हैं। तो ये जो भवन का ये जो शिखर है और यहाँ पे जो मीनार का शिखर है, इसका जो कोण बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। फिर इसके बाद इस भवन के शिखर से इस मीनार के पाद बिंदु का जो कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो मीनार है इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ये 60 तो ये भी 60, यानी कि अगर इस मीनार का जो है ये वाला इनकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस 60 में से इस h को घटा देंगे, अगर ED का मान लेंगे तो इसको लेंगे। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले A यानी कि DE त्रिभुज ADE लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हल, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यानी कि थीटा, यानी कि थीटा बराबर दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। और देखिए यहाँ पे E और D का मान दिया है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे E और D का मान जो है यहाँ पे 60 माइनस h है। तो यहाँ पे इसको यानी कि लंब बटा आधार लेंगे, तो यहाँ पे होता है 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री। और देखिए यहाँ पे लंब के स्थान पे यानी कि 60 माइनस h दिया है, ये आपका लंब है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस h, फिर बटे में आ जाएगा आधार। आधार की जगह पे A और D है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 30 का मान होता है 1 बटा करनी में 3 होता है, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस h, फिर बटे में आ जाएगा यानी कि AD, फिर ये गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AD बराबर करनी में 3, फिर कोष्टक में हो जाएगा 60 माइनस h। अभी जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, अब देखिए इसका जो कोण है यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा की जगह पे 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यानी कि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, BC बराबर है यानी कि AD के, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर है AD के। ठीक है, यानी कि BC का मान आएगा तो हम लोग AD के स्थान पे रख सकते हैं, और चाहे AD का मान आया है तो BC के स्थान पे रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ पे हो जाएगा 10, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे देखिए लंब के स्थान पे कितना दिया, ये है लंब बटा आधार, लंब की जगह दिया 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, फिर बट्टा हो जाएगा, आधार यहाँ पे BC हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे BC। और यहाँ पे देखिए 10 60 का मान होता है यानी कि करनी में 3, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा बटे में BC। ठीक, अब इसके नीचे एक लगाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे। चलिए इधर करते हैं, BC से गुणा करेंगे करनी में 3 में, तो यहाँ जाएगा करनी में 3 BC, फिर बराबर यहाँ बचेगा 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक, अब ये देखिए ये डिग्री नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ डिग्री नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, BC बराबर है AD के, तो अब क्या करेंगे AD का मान जो है BC के स्थान पे रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3 गुणे BC के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3 कोष्टक में हो जाएगा 60 माइनस h, फिर बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, करनी से करनी गुणा करके करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर कोष्टक में हो जाएगा 60 माइनस h, फिर बराबर हो जाएगा 60, 3 से गुणा कर देंगे दोनों में,
तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 3 h बराबर हो जाएगा 60। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर फेंक देंगे, इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 60 फिर बराबर हो जाएगा 3h। अब देखिए 180 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 बराबर 3, यहाँ पे हो जाएगा h, 3 से भाग कर देंगे 120 में, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर 120 बटा हो जाएगा 3, काट देंगे इसको तो h बराबर आ जाएगा यहाँ पे यानी कि 3 चौका 12 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 40 आया है यही इसका आंसर कहलाएगा। चाहे यही पे छोड़ सकते हैं और चाहे आप लोग अगर इसका मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे यानी कि ई, यहाँ पे हो जाएगा ई डी बराबर 60 माइनस हो जाएगा यहाँ पे एच। अब देखिए यानी कि यहाँ पे 60 लिख देंगे और एच का मान 40 आया तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 40, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 20 मीटर और ये हो जाएगा यानी कि 40 मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आया है ई और डी का मान यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इस प्रकार से वृत्त बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वृत्त बना दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे इस वृत्त के जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पे जाएगा 4 सेमी। ठीक है, और देखिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है जिसका कोण जो है यानी कि 30 डिग्री है। देखिए इस प्रकार से ये रेखा खींच रहे हैं और इसका जो कोण हम बना रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री का ये कोण बना रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो जो दिया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है यानी आर बराबर दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, देखिए लिख रहे हैं त्रिज्या आर बराबर 4 सेमी। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पहला नंबर यहाँ पे बोला है यानी कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए वृत्त लिखा हुआ है बराबर, यहाँ पे यानी कि इसका जो फार्मूला था थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो लिखा है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये जो 30 डिग्री का कोण बनाया है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है और ये वाला जो है यानी कि ये जो इस वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी का पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, थीटा का 30 है तो 30 लिख देंगे, फिर बटे में हो जाएगा 360, फिर गुणा लगा देंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, फिर गुणे आर का मान दिया 4 तो स्क्वायर है तो यहाँ पर जाएगा 4 गुणे 4, फिर बराबर लगाएंगे, 0 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 36 को तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 4 से क्या करेंगे 12 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए ऊपर जो आएगा यानी कि यहाँ पे पाई और 4 है तो 4 पाई, नीचे 3 बचा तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे संगत, देखिए लिख रहे हैं संगत, यहाँ हो जाएगा दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद यानी कि ये जो लिखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला हिस्सा जो देखिए इसको छोड़ा करके, ये वाला हिस्सा जो है इसको छोड़ा करके ये वाला जो हिस्सा इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त में से ये जो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये वाला इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो है यानी कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला, इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे। अब यहाँ लिखा है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस, अब देखिए इसका जो मान आया था 4π/3 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 4π/3 हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा पाई, फिर गुड़े आर का मान दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4π, फिर बटे हो जाएगा 3, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 16π, फिर माइनस 4π बटे हो जाएगा 3। अब इसके नीचे का लगा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16×3 = 48π, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 4π, फिर इसका हिस्से में हो जाएगा 3, फिर बराबर लगाएंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा पाई, फिर बटे हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर है ये इसका फाइनल आंसर है। और देखिए ये जो प्रश्न है कभी कभी आपके बोर्ड में 4 नंबर का, कभी कभी 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।